दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। अब आगे। मैं कुछ नहीं जानता इंस्पेक्टर साहब, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं बेकसूर हूँ। मैंने उसकी हत्या नहीं की। किशन का स्वर हड़बड़ाया हुआ था। इंस्पेक्टर गुप्ता कनपटियों के नजदीक अपने सफेद बालों की तरफ इशारा करते हुए बोले, मिस्टर किशन, यह बाल मैंने धूप में बैठकर सफेद नहीं किए। इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग में हमें सबसे पहले चेहरे के भाव पढ़ना सिखाया जाता है और तेरा चेहरा यह कहता है कि तूने सीमा का खून किया है। इंस्पेक्टर साहब, आपकी आंखें धोखा खा रही है। मैंने सीमा का खून नहीं किया। मुझे सच उगलवाना आता है मिस्टर किशन। चाहूँ तो मैं इस समय भी सच उगलवा सकता हूँ। कहकर गुस्से में भरे हुए इंस्पेक्टर गुप्ता ने अपना छोटा सा काला डंडा उठाया। फिर उसके अगले सिरे से हौले हौले किशन की छाती ठोकते हुए बोले, लेकिन अभी नहीं, वक्त आने पर तुम स्वयं ही बता दोगे। कहकर इंस्पेक्टर गुप्ता मुड़े और सलाखों से बाहर निकल गए। शहर के सबसे चर्चित हत्याकांड मामले में नया मोड़ तब आया जब पुलिस को सीमा की कुछ अश्लील तस्वीरें मिली। इस खबर ने तो शहर में सनसनी फैला दी थी। समाचार पत्रों में दिए गए किशन के परिचय ने उसे सबकी नजरों में चढ़ा दिया। सारे शहर में इस मुकदमे के चर्चे थे। मुकदमा शुरू होने के समय हजारों आदमियों की भीड़ हो जाती थी। लोगों के इस खिंचाव का मुख्य कारण यह था कि कच्ची उम्र के नवयुवक पर इतनी भयानक हत्या का आरोप। सरकारी वकील ने अपनी दलीलों से अदालत की कार्यवाही शुरू की। इसके बाद बहुत से गवाह पेश हुए जो उस रात प्रदीप की पार्टी में मौजूद थे, जिनमें अधिकांश शहर की जानी मानी हस्तियां थी। उन्होंने बयान किया कि हमने सीमा को किशन के साथ जाते देखा था, किंतु आज एक अहम गवाह अदालत में मौजूद नहीं थी, वह थी राधिका। वकील की गुजारिश पर अदालत ने 1 सप्ताह में फैसला सुनाने का हुक्म दिया। किशन को अब अपनी हार में कोई संदेह नहीं था, मगर उसे अब भी रोशनी की एक आखिरी किरण दिख रही थी। वह थी राधिका की उसके पक्ष में गवाही। उनका मन कहता था कि राधिका उसके पक्ष में गवाही देगी। किशन को अदालत आज फैसला सुनाएगी। उसे मालूम है, अच्छी तरह से मालूम है कि आज कयामत का दिन है। जज साहब के आदेश पर अदालत की कार्यवाही शुरू हुई। राधिका को कटघरे में बुलाया गया। राधिका को कटघरे में अपने सामने देखकर किशन को कुछ आश्वासन मिला। मुझे यकीन था तुम इस मुसीबत के समय में मेरी मदद करने के लिए जरूर आओगी। हाँ, मैं तुम्हारी मदद के लिए ही तो आई हूँ। राधिका ने किशन की तरफ लाल लाल आंखें निकाल कर कहा, अगर तुम्हें बीच चौराहे पर किसी छुरी से काट दिया जाए तब भी तुम्हारी सजा तुम्हारे गुनाहों के लिए पर्याप्त नहीं होगी। फिर राधिका ने घृणा से कहा, किशन, मैं तुमको एक शरीफ और गैरत वाला इंसान समझती थी। तुमने बेवफाई की, इसका मलाल मुझे जरूर था, मगर मैंने सपने में भी यह नहीं सोचा था कि तुम इतने बेशर्म हो कि इतना नीच काम करके भी तुम मुझसे मदद मांगोगे। किशन ने तेज होकर कहा, तुम मुझे बेशर्म और मैं बेगैरत हूँ। राधिका ने कहा, बेशक बेगैरत ही नहीं, सौदेबाज, मक्कार, पापी, सब कुछ। ये अल्फाज बहुत घिनौने हैं, लेकिन मेरे गुस्से के इजहार के लिए काफी नहीं। राधिका का यह जुल्म उसके जिगर में चुभ गया। जिन होठों से हमेशा मोहब्बत और प्यार की बातें सुनी हो, उन्हीं से ऐसे जहरीले शब्द। इतना बुरा ना करो कि जो आत्मा आपके भीतर है वो आत्मा आपके सामने आकर बोले, ये गलत है। राधिका, भगवान के लिए मुझे इस मुसीबत से बचाओ। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, तुम मुझे जहर दे दो, खंजर से गर्दन काट लो, लेकिन यह बदनामी सहने की मुझ में हिम्मत नहीं। उन दिनों को याद करो, हमारी मोहब्बत को याद करो, उसी के सदके इस वक्त मुझे इस मुसीबत से बचाओ। राधिका बोली, हमारी मोहब्बत, सौंदर्य, आचरण की पवित्रता या मर्दानगी का जौहर, ये ही वे गुण हैं जिन पर मोहब्बत न्यौछावर होती है। अब तो मुझे बताओ, तुम में इनमें से कौन सा गुण है? प्यार करना तो दूर की बात है, मैं तुम्हें अपने पैरों की धूल के बराबर भी नहीं समझती। तुम तो धोखा मत दो। कहते कहते वह कटघरे में घुटनों पर बैठ गया। किशन बहुत असहाय नजर आने लगा था। किशन बोला, मैंने पढ़ा था कि प्रेम अमर होता है, इसकी कोई सीमा नहीं होती। मुझे आश्चर्य होता था जब कोई कहता कि सच्चे प्यार का एक कतरा भी प्रेमी को बेसुध कर सकता है।
आपका तो पता नहीं, मगर मेरा प्यार वह था जो मिलन में भी वियोग के मजे लेता है और वियोग में भी हरा भरा रहता है। फिर क्यों मेरा प्यार दुनियादारी के एक झोंके को भी बर्दाश्त नहीं कर सका। लेकिन किशन की दयनीय दशा और उसके ये विचार भी राधिका की घृणा को नहीं जीत सके। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ और कहना है? जज ने उससे पूछा। क्यों समय नष्ट करते हैं जज साहब, आपको चाहिए कि मुझे जल्दी से जल्दी सजा सुनाएं, किशन ने बहुत आदर से कहा। किशन के ये वाक्य सुनकर जज ने अर्थपूर्ण ढंग से इंस्पेक्टर गुप्ता की ओर देखा। इंस्पेक्टर गुप्ता ने कहा, देखो, अगर अपनी भलाई चाहते हो तो जितना पूछा जाए उतने का ही उत्तर दो। इंस्पेक्टर गुप्ता की इस घुड़की का असर ये हुआ कि किशन ने बिल्कुल ही मौन धारण कर लिया। वैसे इस स्थिति में चुप्पी ही उसके पास एकमात्र हथियार था, इसलिए अब वह एक अभेद्य दीवार बन गया जिस पर गोली, पथराव, धक्का मुक्की कुछ भी प्रभाव नहीं डालता। इंस्पेक्टर गुप्ता, सरकारी वकील और जज साहब उस दीवार से अपना सिर तो फोड़ सकते थे, लहूलुहान हो सकते थे, मगर उत्तर तब भी नहीं मिलता। भला दीवार क्या उत्तर देती? किशन को सबसे कठोर दंड मिला, फांसी। यद्यपि फैसला लोगों के अनुमान के अनुसार ही था, तथापि जज के मुंह से उसे सुनकर लोगों में हलचल सी मच गई। हिंदी फिल्मों की तरह जब किशन को सजा सुनाने के पश्चात सिपाही अपने साथ अदालत से बाहर ले जा रहे थे, तब प्रदीप उसके पास आकर बोला, यार किशन, इस जन्म में तो अपना साथ शायद इतना ही था। खैर, ऊपर वाले ने चाहा तो अगले जन्म में हम फिर दोस्त बनेंगे, और हाँ, अगर हो सके तो अगले जन्म में किसी लड़की के लिए किसी से पंगा मत लेना। लाल लाल आँखों से घूरते हुए प्रदीप पीछे हट गया और किशन दांत पीस कर रह गया। सोनिया देवी, जो हर तारीख पर कचहरी जाती, एक कोने में बैठी सारी कार्यवाही देखा करती थी। सजा सुनाने के बाद जब किशन उसके सामने आया और वह माता को प्रणाम करके सिपाहियों के साथ चला, तो वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। माँ, चीखते हुए किशन सोनिया देवी की तरफ दौड़ा। सोनिया देवी को बेहोश होकर गिरता देख सिपाही ने किशन की हथकड़ी ढीली छोड़ दी थी। माँ, माँ, आंखें खोल माँ। सोनिया देवी को हिलाते हुए वह बोला। सोनिया देवी ने धीरे से आंखें खोली और बोली, भाग जा बेटा, भाग जा। अगर तुझे फांसी हो गई तो फिर तेरी बेगुनाही कभी साबित नहीं हो सकेगी और तुम्हारे खानदान के नाम पर से ये धब्बा कभी नहीं मिट पाएगा। जा बेटा, भाग जा। किशन को भी माँ की बात समझ में आ गई और झटके से हथकड़ी को सिपाही के हाथों से छुड़ाकर गोली की रफ्तार से भीड़ की आड़ लेकर भाग गया। किशन को एक अखबार विक्रेता नजर आया। उसके मन में अखबार देखने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। जबरदस्त बेचैनी के साथ उसने अखबार विक्रेता से एक अखबार खरीदा। अखबार विक्रेता साइकिल दौड़ाता चला गया। इधर अखबार के मुख्य पृष्ठ पर नजर पड़ते ही किशन का दिल धक से किसी गेंद के समान उछलकर कंठ में आ अटका। उसका सारा शरीर पसीने से भर भरा उठा। आंखों के सामने अंधेरा छा गया और यह सच है कि चलना तो दूर, अपनी टांगों पर खड़ा हो पाना भी उसके लिए असंभव हो गया था। वह वहीं फुटपाथ पर बैठ गया। उसकी ऐसी अवस्था अखबार में अपने फोटो को देखकर हुई थी। उस फोटो को देखकर जिसके नीचे लिखा था, इस हत्यारे से विशेष रूप से युवा लड़कियों को दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह एक खूंखार दरिंदा है जो उनके साथ दुष्कर्म करने के बाद उन्हें बेरहमी से कत्ल कर देता है। उफ, अखबार ने ऐसा खतरनाक परिचय दिया है मुझे। कुछ ही देर में ये अखबार पूरे कैथल शहर और उसके आसपास के इलाके में फैल जाएंगे। शाम तक लगभग सारे भारत में हर व्यक्ति इस फोटो को घूर रहा होगा। वह समझ चुका था अब वह किसी भी सार्वजनिक जगह पर सुरक्षित नहीं है, इसलिए उसे जल्दी से किसी ऐसे स्थान पर पहुंच जाना चाहिए जहां उसके अलावा कभी कोई नहीं आ सके। यहाँ आसपास ऐसा कौन सा स्थान हो सकता है? बौखलाकर उसने अपने चारों तरफ देखा। वह सड़क पर भागता चला गया। उसे किसी ऐसे स्थान की तलाश थी जहां दुनिया के हर व्यक्ति की नजर से बच सके। हालांकि ऐसा कोई स्थान उसकी समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी पागलों की तरह वह भागता रहा। भागते हुए अचानक ही उसकी दृष्टि एक ऐसे मकान पर पड़ी जो मकान नहीं, सिर्फ मलबे का ढेर नजर आ रहा था।
यह एक पुराना मकान था जो अपनी उम्र पूरी करने के बाद गिर चुका था और किसी वजह से जिसके मालिक ने मलबा हटाकर उसका दोबारा निर्माण नहीं कराया था। मलबे के ढेर से दबा होने के बावजूद भारी मुख्य द्वार अभी गिरा नहीं था। द्वार पर एक बहुत पुराना ताला भी झूल रहा था, किंतु उसका कोई महत्व नहीं था क्योंकि साइड में से कोई भी मलबे के ऊपर से गुजरकर अंदर जा सकता था। इस तरह मलबे का एक छोटा सा पहाड़ बन गया था। वह भागता हांफता मलबे पर चढ़ गया और दूसरी तरफ मलबे के ढेर से नीचे उतर गया। खंडहर को देखने से पता चल रहा था कि अपने समय में मकान काफी बड़ा रहा होगा। चारों तरफ मलबा ही मलबा पड़ा था। दाएं कोने में एक ऐसा कमरा था जिसकी आधी दीवारें खड़ी थी। छत का एक कोना भी जाने कैसे लटका रह गया था। उस गंदे कोने में एक व्यक्ति के लेटने जितनी जगह पर उसकी नजर पड़ी। इस कोने में छिपे व्यक्ति को कोई इस कमरे में आए बिना नहीं देख सकता था, इसलिए किशन को छिपने के लिए यही स्थान उपयुक्त लगा। कपड़ों की परवाह किए बिना वह धम्म से उस कोने में जा गिरा। मलबे के ढेर पर बैठा वह दो गंदी और आधी दीवारों से पीठ टिकाए बुरी तरह हाँफ रहा था। खुद को नियंत्रित करने में उसे काफी समय लगा। थोड़ा संभलने के बाद उसने अखबार में छपा खुद से संबंधित समाचार पढ़ा। बड़े बड़े शब्दों में हेडिंग बनाया गया था, सनसनीखेज हत्याकांड। तात्पर्य यह है कि पूरा समाचार पढ़ने के बाद उसकी घबराहट चरम सीमा पर पहुंच गई। उस दीवार के सहारे बैठे बैठे जैसे ही उसने आंखें बंद की, सीमा का चेहरा उसके सामने घूमने लगा। उसकी आंख, उसने भी दी होंगी गालियां तो मुझे, कभी जिसके लिए भगवान था मैं, आज एक धोखे ने बना दिया पत्थर मुझे, वरना तो कभी इंसान था मैं। इस शोकपूर्ण घटना के कई दिन बाद जबकि दुखी दिल संभलने लगे थे, एक रोज खबर हुई कि रोहन ऑस्ट्रेलिया से आ गया है। औरतों को आंसू बहाने के लिए दिल पर जोर डालने की जरूरत नहीं होती, मगर रोहन को सामने पाकर तो हर किसी के आंसू बहने लगते थे। रोहन की आंखों में आंसू भरे हुए थे, लेकिन चेहरे पर मर्दानी दृढ़ता और समर्पण का रंग स्पष्ट था। इस दुख की बाढ़ में भी शांति की नैया उसके दिल को डूबने से बचाए हुए थी। इस दृश्य ने सबको चकित ही नहीं बल्कि स्तंभित कर दिया। संभावनाओं की सीमाएं कितनी ही व्यापक हो, ऐसी हृदय द्रावक स्थिति में होश हवास और इत्मीनान को कायम रखना उन सीमाओं से परे है। लेकिन इस दृष्टि से रोहन पुरुष नहीं, महापुरुष था। किसी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा अब संतोष की परीक्षा का अवसर है। तब उसने दृढ़ता से उत्तर दिया, हाँ सब ईश्वर की इच्छा है। रोहन का यह तपस्वियों जैसा धैर्य और ईश्वरेच्छा पर भरोसा अपनी आंखों से देखने पर भी कुछ लोगों के दिल में संदेह बाकी था। मुमकिन है जब तक चोट ताजी है सब्र का बांध कायम रहे, लेकिन उसकी बुनियादें हिल गई है, उसमें दरारें पड़ गई है। वह अब ज्यादा देर तक दुख और शोक की लहरों का मुकाबला नहीं कर सकता। किसी भी इंसान के लिए संसार की कोई अन्य दुर्घटना इतनी हृदय विदारक, इतनी निर्मम, इतनी कठोर नहीं हो सकती। संतोष, दृढ़ता, धैर्य और ईश्वर पर भरोसा, यह सब उस आंधी के समाने घास फूस से ज्यादा नहीं। धार्मिक विश्वास तो क्या, अध्यात्म तक उसके सामने सिर झुका देता है। उसके झोंके आस्था और निष्ठा की जड़ें हिला देते हैं। लेकिन लोगों का यह अनुमान गलत निकला। रोहन ने धीरज को हाथ से नहीं जाने दिया। वह बदस्तूर जिंदगी के कामों में लग गया। कुछ लोग अकेलेपन में जहां उसके विचारों के सिवा अन्य कोई नहीं होता था, उसकी एक क्रिया को, एक एक बात को गौर से देखते और परखते। लेकिन उस हालत में भी उसके चेहरे पर वही पुरुषोचित धैर्य था। शिकवे शिकायत का एक शब्द भी उसकी जबान पर नहीं आता था। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।